तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और वीडियो में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? राजनीतिक विज्ञान। क्या पढ़ रहे थे? राजनीतिक विज्ञान। ये ध्यान रखना, इसमें बहुत विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। ये समझना कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर ही सब जितना भी बताया जाएगा सब चैप्टर से ही, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया जा रहा है कि एक्स्ट्रा बताने के लिए आप लोग को टाइम लगेगा, और उसके लिए जल्दी 1 शॉट लेक्चर जब शुरू किया जाएगा लाइव, ठीक, उसमें आप लोग को बताया जाएगा डीपली से, एकदम विस्तार में। लेकिन अभी हम केवल चैप्टर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो इसलिए चैप्टर को लेकर चलना जरूरी है और कोई टॉपिक नहीं उठा सकते उसमें, ठीक। तो ये चैप्टर हमारा है संघवाद। कौन सा? संघवाद। संघवाद पढ़ना हमें कि संघवाद होता क्या है। अभी हम पीछे जो पढ़े थे सत्ता की साझेदारी, उसमें हम पढ़े थे, देखा गया था कि जो सत्ता बांटा गया कितने में, एक ऊर्ध्वाधर वितरण किया गया, उसका एक क्षैतिज वितरण। तो जो ऊर्ध्वाधर वितरण है उसमें हमने पढ़ा था केंद्रीय, राजकीय और स्थानीय सरकार, 3 प्रकार की सरकारें। लेकिन हम क्षैतिज में पढ़े थे कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक, तो विधायिका, उसके बारे में नहीं पढ़ना। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में, किसके? ऊर्ध्वाधर। तो हम देखते हैं संघवाद होता क्या है। चैप्टर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ऊर्ध्वाधर वहां पढ़े थे, 3 प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्रीय और राजकीय और स्थानीय। देखो, देश के लिए केंद्र का सरकार होता है, और देश को बांटा गया राज्य में, राज्य के लिए कौन सा सरकार होता है? राजकीय सरकार। और राज्य को बांटा गया छोटे छोटे नगर में, जिलों में, गांव में, तो उसके लिए स्थानीय सरकार होती है, ठीक। तब उसमें हम शुरू करते हैं संघवाद। क्या शुरू करते हैं? संघवाद। संघवाद हमारा है, क्या होता है? 2 शब्दों से मिलकर बना। कितने? 2 शब्दों से। तो क्या होता है संघवाद? संघ का मतलब होता है संगठन। संघ का मतलब क्या होता है? संगठन। और वाद का मतलब होता है विचारधारा। तो मतलब जो संगठन का विचारधारा ही होता है वो क्या कहलाता है? संघवाद। संगठन का विचारधारा क्या कहलाता है? संघवाद, ठीक। आगे बढ़ते हैं। संघवाद एक ऐसी संस्थागत प्रणाली है। संघवाद क्या है? एक ऐसी संस्थागत प्रणाली है जिसमें 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। अभी आपको बताया गया कि सत्ता को मुख्य रूप से 2 प्रकार से बांटा गया, एक क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक। तो उसी को कहा जा रहा है कि 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं में सम्मिलित किया जाता है। इसमें से एक है संघीय स्तर की सरकार यानी केंद्र सरकार, दूसरा है प्रांतीय सरकार यानी कि राजकीय सरकार, ठीक। राजकीय सरकार, राजकीय सरकार। तो हमारा हो गया केंद्रीय सरकार, ये हो गया राजकीय सरकार, ठीक। दो हो गए, राष्ट्रीय केंद्रीय मतलब संघीय स्तर की सरकार का मतलब केंद्रीय सरकार, और राजकीय प्रांतीय स्तर की सरकार का मतलब राजकीय सरकार, ठीक। तो इसमें हम जो हमारा अगला वो है टॉपिक, संघीय शासन व्यवस्था होता क्या है, ठीक। अभी हम देख लिए संघवाद क्या है। अब हम देखें संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है। यहाँ नाम आया संघीय, ठीक। तो संघीय स्तर की सरकारें जो है, हम देखें संघीय पहले, उसके पहले हम देखेंगे संघीय शासन व्यवस्था। क्या देखते हैं? संघीय शासन व्यवस्था होती क्या है, ठीक, तो उसको देखते हैं। तो आगे हमारा संघीय शासन व्यवस्था। अभी हमने देखा संघवाद, अब देख रहे हैं संघीय शासन व्यवस्था। तो संघीय शासन व्यवस्था की बात आई क्योंकि हमने उसमें देखा तो सरकारें 2 स्तर पे काम करती है, संघीय शासन व्यवस्था और प्रांतीय शासन व्यवस्था। और संघीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र सरकारें, और प्रांतीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है राज्य सरकारें। तो जो संघीय शासन व्यवस्था वो काम कैसे करती है उसको हम देखते हैं। क्या होता है संघीय शासन व्यवस्था? तो संघीय का मतलब होता है केंद्र स्तर पर काम करने वाली सरकारें, ठीक, केंद्र सरकारें, ठीक। एक वर्ड में क्या कह सकते हैं? केंद्र सरकारें। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण 2 या 2 से अधिक स्तर पर किया जाता है। कितने स्तर पर? 2 या 2 से अधिक स्तर पर किया जाता है सत्ता का वितरण। किसमें? संघीय सरकार में। पहला स्तर होता है केंद्र सरकार, केंद्र स्तर पर, और दूसरा होता है राजकीय स्तर पर। 2 स्तर पर बंटवारा किया जाता है इसका, केंद्र स्तर पर और राजकीय स्तर पर। उसके बाद संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र की सरकार की होती है। देखो, मतलब जो ज्यादा पावर होता है किसकी होती है? केंद्र सरकार की। जो सत्ता होता है सबसे बड़ा पावर, पूरे देश का पावर किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास, ठीक। मतलब जो सबसे अधिक अधिकार होता है या पावर होता है किसके पास? केंद्र सरकार के पास। उसके बाद आमतौर पर यह सरकारें देश के लिए होती हैं। जो सरकारें होती हैं आमतौर पर देश के लिए होती हैं, और ये जो काम करती हैं देश के लिए, कौन काम करेगा? केंद्र सरकार। और राज्य के लिए काम करती है राजकीय सरकार। देश के लिए कौन काम करता है? केंद्र सरकार। और राज्य के लिए राजकीय सरकार। और सत्ता के इन 2 स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। मतलब इनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है कि केंद्र से कोई दबाव कि आप ऐसे ही काम करेंगे। अगर आप राज्य में अपने कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो नहीं, आप हमसे बिना पूछे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। राज्य स्तर की सरकारें अपने हिसाब से काम कर सकती हैं, केंद्र स्तर की सरकारें अपने हिसाब से, मतलब दोनों काम करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, ठीक, स्वतंत्र है। अब हम देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती है। अगर हम देखा जाए कि किसी देश में संघीय शासन व्यवस्था है, कैसे है, इसको कैसे पता करेंगे? तो उसकी विशेषताओं को देखेंगे कि अगर ऐसी विशेषता यहाँ पे है तो संघीय शासन व्यवस्था है, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं।
देखो अभी हम पढ़े संघीय शासन व्यवस्था। अब संघीय शासन व्यवस्था को पहचाना कैसे जाएगा, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, उसके हिसाब से हम जान सकते हैं। ठीक, उसके हिसाब से हम पहचान सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था होती क्या है। अभी हम देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, तो उसके हिसाब से पहचानने के लिए कि किस देश में संघीय शासन व्यवस्था, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उसी को हम देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें जो होती है 2 स्तर पर बटी होती हैं। कितने, अभी तुरंत बताया गया कि संघीय सरकारें होती हैं मुख्य रूप से 2 स्तर पर काम करती हैं। कौन कौन सी, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर। मुख्य रूप से इनका स्तर यही चलेगा, ध्यान रखना पूरे चैप्टर में इनसे रिलेटेड हमारा चलेगा जुड़कर। तो मतलब मुख्य रूप से 2 स्तर पर काम करती हैं। कितने, 2। कौन कौन से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। उसके बाद केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व पर कानून बनाती है और राज्य सरकार राज्य के लिए, देखो मतलब राष्ट्र के हित के लिए कौन कानून बनाता है, राज्य सरकार कि केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। ठीक, उसके बाद राज्य के हित के लिए कौन कानून बनाता है, राज्य सरकार। केंद्र के लिए, पूरे देश के लिए कौन बना रहा है, देखिए केंद्र सरकार। भारत अपने राज्य के लिए कौन बना रहा है, स्पेशल राज्य के लिए कौन, राज्य सरकार। ठीक, उसके बाद दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होती हैं। ये भी आप लोग को बताया गया है कि दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होती हैं काम करने के लिए, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, वो बाध्य नहीं होती हैं किसी प्रकार से। अपना मतलब वो राज्य किसी भी हिसाब से चला सकती है, कुछ भी परिवर्तन करना हो तो कर सकती है। ठीक, उसके बाद अलग अलग सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन होता है, मतलब दोनों का शासन एक ही नागरिक पर है। तो दोनों लोग का शासन कहाँ पर है, एक ही नागरिक पर। लेकिन देश के लिए एक अलग सरकार है, वो पूरे नागरिक पर अपना कब्जा करके बैठी है, देखा जाए नागरिक पर अपना अधिकार चलाती है। उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्य भी उसी नागरिक पर अधिकार चलाता है। ठीक, उसी नागरिकों पर राज्य भी अपना अधिकार चलाता है, मतलब दोनों का अधिकार किस पर, नागरिक पर ही, मतलब अलग अलग स्तर से अधिकार दिखाया गया है। ठीक, उसके बाद सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। सरकारों के जो अधिकार क्षेत्र है, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कितना तुम्हारा क्षेत्र है, कहाँ तक आप काम कर सकते हैं, उसके बारे में कहाँ वर्णित किया गया, संविधान में। कहाँ पर वर्णित किया गया, संविधान में। मतलब जब अगर हम चाहें तो अदालत चाहे तो सरकार के दोनों स्तर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिकारों को उनको बता सकती है, ये ध्यान रखना, उनके बारे में बता सकती है। इतना अधिकार है किसके पास, अदालत के पास, कि दोनों की सरकार दोनों के अधिकारों को उनके सामने रख सकती है। ठीक, तो किसके पास, अदालत के पास। अब हम देखते हैं जो हमारा है संघवाद की बुराइयां क्या क्या। जैसे देखते हैं संघवाद समझ में आ गया क्या है, कि संगठन की विचारधारा जो होती है, कई एक बड़े समूह की विचारधारा वही क्या कहलाती है, संघवाद। ठीक, तो जो समूह की विचारधारा होती है, संगठन की विचारधारा होती है, तो उसमें भी कुछ बुराइयां होंगी, कमी होंगी। तो कमी क्या होती है उसको देखते हैं, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो आगे हमारा संघवाद की बुराइयां। अब हम देखते हैं संघवाद की बुराइयां क्या होती है। मतलब संघवाद कोई भी होता है, जैसे देखिए कोई भी कानून बनाया जा रहा है तो 100% परफेक्ट होगा, ये नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार संघवाद भी क्या है, पूरा 100% परफेक्ट नहीं है। अगर देखा जाए तो 100% ये परफेक्ट नहीं है। तो इसमें क्या कमियां हैं या बुराइयां क्या है, वही हमें देखना है। तो बुराइयां क्या है, पहला इसमें केंद्र सरकार का अधिक शक्तिशाली होना। तो हम देखते हैं इसमें केंद्र सरकार जो होती है क्या है, अधिक शक्तिशाली है, मतलब पावर उसके पास ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर राज्य भी कानून बना रहा है, केंद्र भी कानून बना रहा है, तो लागू किसका किया जाएगा, केंद्र का। राज्य का नहीं लागू किया जाएगा, लागू किया जाएगा केंद्र का। मतलब हमें सीधा पता चल रहा है कि केंद्र पावरफुल है, इसलिए तो उसका कानून लागू किया जा रहा है। इसलिए ये ध्यान रखना, अगर कहीं दोनों स्तर पे कानून बनाया जा रहा है, राज्य पे भी और केंद्र पे भी, अगर केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे दोनों पे कानून बनाया जा रहा है तो लागू किया जाएगा केवल केंद्र का, राज्य का नहीं लागू किया जाएगा, ध्यान रखना। अगला जो हमारा है संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र के पास होगा। जो संविधान संशोधन का अधिकार है किसके पास है, केंद्र के पास। ये है कि अकेले नहीं कर सकते हैं, संविधान संशोधन अकेले नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास। पूरा अधिकार केंद्र के पास ही है। ठीक, उसके बाद है संसद को अधिक अधिकार होना। संसद जो है, भारत का जो संसद है, उसके पास अधिक अधिकार है, उसके पास ज्यादा पावर होने की वजह से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये भी एक उसमें संघवाद की बुराइयां हैं। जैसे धन संबंधी अधिकारों का केंद्र के पास अधिक होना। जैसे धन संबंधित कोई नियम बनाना है, कोई कानून बनाना है, कोई व्यवस्था लागू करनी है, धन से संबंधित किसी भी कानून को लागू करना है, तो वो कौन करता है, ज्यादातर केंद्र सरकार। उस पर राज्य का अधिकार नहीं चलता है। धन से संबंधित किसी भी कानून को पास करने का अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास ज्यादातर है। ठीक, आगे जो हमारा केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप। जैसे भी तुरंत बताया गया कि राज्य सरकार कोई कानून बना रही है, केंद्र सरकार कहे नहीं हम तुम्हारा कानून नहीं लागू करेंगे, हम नया कानून बनाकर लागू करेंगे, तो ये होगा क्या, अनावश्यक हस्तक्षेप। तो केंद्र सरकार का राज्य सरकार के मामलों में क्या हो गया, अनावश्यक हस्तक्षेप। तो अब हम देखते हैं जो हमारा संघ के संघवाद के प्रकार। अगर देखा जाए संघवाद के कितने प्रकार हैं, 2। कौन कौन से, साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना। ठीक, 2 होते हैं, साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना। तो अभी हम देखते हैं उसको संघ, तो अभी उसी को देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।
तो आगे हमारा संघवाद के प्रकार कौन कौन से हैं? 7 आकर संघ बनाना और 7 लेकर संघ बनाना। 7 आकर संघ बनाना और 7 लेकर संघ बनाना, दोनों में क्या अंतर है? 7 आकर संघ बनाना ये क्या होता है? 2 या 2 से अधिक इकाइयों को साथ लेकर, 2 या 2 से अधिक इकाई मतलब देश को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसे 2 इकाई ले लिया जाए कि आपका पावर, जैसे हम देख लेते हैं हमारे यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखना। 7 आकर संघ बनाना, ये ज्यादातर वहां पर राष्ट्रपति का शासन होता है। ऐसी जगहों पर जहां 7 आकर संघ बनाया जाता है वहां पर क्या होता है? राष्ट्रपति का पावर ज्यादा होता है, उनके अंडर काम करने वाले मंत्री होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। तो हमें देखने को मिलेगा वहाँ पावर राष्ट्रपति के पास होता है, तो ही होता है 7 आकर संघ बनाना। मतलब वहां पर राज्य को पावर नहीं दी जाएगी, मतलब जब चाहेंगे राष्ट्रपति और राज्य की पावर को ले सकते हैं। जैसे देखो, 2 या 2 से अधिक इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन करना। बड़ी इकाई का गठन करना राजधानी का होगा पूरा। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है, मतलब सभी को समान अधिकार दिया जाएगा, लेकिन जब चाहा जाएगा तब राज्यों से अधिकार ले लिया जाएगा। ये ध्यान रखना, जब चाहा जाएगा तब राज्यों से अधिकार ले लिया जाएगा। और ऐसी सरकार इस समय कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो जगहों पर मुख्य देशों के नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शनल में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। आगे हम देखते हैं, एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन, मतलब देश की विविधताओं को, देश की समानताओं को देखते हुए वहां पर राज्यों का गठन करना, वो क्या कहलाता है? 7 लेकर संघ बनाना। और वहां पावर किसके हाथ में ज्यादा होता है? केंद्र के हाथ में। जैसे देखो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का पावर ज्यादा है, ठीक, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि राज्य को ये खत्म कर सकते हैं, खत्म करने का अधिकार नहीं है। पावर शक्तियां ले सकते हैं, ऐसा कुछ अधिकार नहीं है इनके पास कि पूरा पावर छीन सकते हैं, ये इनके पास नहीं है। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया भारत और जापान। ठीक, अब हम बढ़ते हैं जो हमारा एकात्मक और संघात्मक सरकार क्या होती है? एकात्मक और संघात्मक। तो आगे जो हमारा है अभी बताया गया एकात्मक और संघात्मक। ठीक, तो क्या होता है एकात्मक सरकार? जो अभी हम बताएं आप लोगों के साथ आकर संघ बनाना जो होता है, एक साथ लेकर संघ बनाना। ठीक, साथ आकर संघ बनाना जो होता है वही होती है हमारी एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक, अब एकात्मक शासन व्यवस्था में पूरा सत्ता, पूरा पावर देश का केवल एक व्यक्ति के हाथ में होता है। जैसे हमारे यहाँ देखते हैं, हमारे यहाँ बंटवारा किया गया शक्तियों का, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये हमारे यहाँ बंटवारा किया गया है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पर पावर केवल एक व्यक्ति के हाथ में है। किसके? एक व्यक्ति के हाथ में। जैसे इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होता है, केंद्र सरकार क्या होती है? शक्तिशाली होती है, मतलब पूरा पावर किसके पास? केंद्र के पास। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन सरकार कर सकती है। अगर सरकार को कोई संविधान संशोधन करना लग रहा है, उसको एक गलत है, तो उसका संशोधन कर सकती है। उसका इच्छा है, अगर वो चाह रही है कि इसमें बदलाव की जरूरत है तो कर सकती है, कभी भी बदलाव कर सकती है, ध्यान रखना। और शक्तियां एक जगह पर केंद्रित होती हैं, मतलब पूरी शक्ति होती है, पूरे देश का पावर एक लोग के पास केंद्रित होता है। मतलब अगर वो कहेंगे कि आज पूरा देश बंद रहेगा तो बंद रहेगा, मतलब जहां पर राष्ट्रपति शासन होता है ज्यादातर, कहां पर? जहां पर राष्ट्रपति शासन होता है वहां पर ये देखने को मिलता है। ठीक, इसमें एक ही नागरिकता होती है। एक ही नागरिकता का मतलब एक ही नागरिक होते हैं, जैसे सबके लिए समान अधिकार होता है कि आप आगे हमारे यहाँ रहने लगे तो नागरिकता ले लीजिए, हमारे नागरिक में शामिल हो गए। केंद्र सरकार राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली होती है, या फिर केंद्र सरकार राज्य सरकारों से शक्तियां ले सकती है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार को शक्तियां कभी भी छीन सकती है, यहाँ उनके पास इतना पावर होता है, क्योंकि अभी बताया कि पावर केवल एक लोग के पास केंद्रित होता है पूरा। ठीक, अब यही हम देखते हैं संघात्मक, मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। जब हम देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में जब सरकार डिवाइड है तो वहां पर शक्तियां एक सरकार के पास नहीं होंगी। इसमें केंद्रीय सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होता है, क्योंकि यहाँ पर शक्तियां बटी होती हैं राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। ठीक, उसके बाद इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकता है, मतलब अगर उन्हें संविधान संशोधन करना है तो बैठक बुलाना पड़ेगा, सबको बुलाना पड़ेगा, मंत्रियों को। ठीक, मतलब राज्य के मंत्रियों को भी सीएम को बुलाना पड़ेगा, तब बैठक होगी, तब उसके बाद संविधान संशोधन पर बात होगा, सहमति है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, अब हम देखते हैं शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती है। जो शक्तियां हैं वो कई स्तरों पर विभाजित होती हैं, जो अभी तुरंत बताया गया, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। ठीक, कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है, मतलब कहीं पर दो नागरिकता होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना, संघात्मक में 2 हो सकता है लेकिन एकात्मक में 1 ही रहेगा। ठीक, दोनों स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं, मतलब दोनों स्तर की जो सरकारें होती हैं, ये 2 केंद्र और राज्य, दोनों स्तर की सरकारें अपने हिसाब से स्वतंत्र होकर काम कर सकती हैं, अपने राज्य के लिए स्वतंत्र, देश के लिए वो स्वतंत्र, वहां पर कोई दबाव नहीं होता है। ठीक, अब हम जो बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं भारत में संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती क्या उसमें जो दिखाई गई है
संघीय व्यवस्था शासन व्यवस्था में मिलती जुलती विशेषताएं क्या हैं उसको देखते हैं। ठीक, तो आगे जो हमारा अभी बताया कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषताएं क्या है ये देखते हैं। तो दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया है। दोनों देश जो है उसमें क्या किया गया है, एक ही संघ सरकार, मतलब दोनों की संघीय सरकार सेम है, केंद्र सरकार राज्य सरकार। ठीक, उसके बाद बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां दो क्षेत्रीय सरकारों में बटी हुई हैं। जो बेल्जियम का केंद्र सरकार है उनकी जो अनेक शक्तियां हैं वो क्षेत्रीय सरकारों में डिवाइड है। किसमें? क्षेत्रीय सरकारों में। भी बताया गया था कि एक सामुदायिक सरकार भी है, वहाँ पे 3 स्तर की सरकारें काम करती हैं, केंद्रीय और राष्ट्रीय और सामुदायिक। ठीक, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। जबकि भारत अपने राज्य सरकारों पर अनेक मामलों में नजर रखता है। भारत अपने राज्य सरकार पे हम देखते हैं अगर कोई काम है तो उसमें हस्तक्षेप करता है, लेकिन ऐसा वहां नहीं है बेल्जियम में। बस ये इतना अंतर है। तो हमारे भारत की संघीय शासन व्यवस्था की बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषताएं हैं। ठीक, अब हम देखते हैं भारत में संघीय शासन व्यवस्था कैसे है। भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था वो किस प्रकार से है उसको देखते हैं। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था, तो भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था हम देखते हैं, भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था कई निम्न प्रकार से, क्योंकि भारत हमारा बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद आजाद हुआ है। हम देखते हैं भारत हमारा बहुत कब आजाद हुआ है, 1947 में, 15 अगस्त 1947 ये हमारा देश आजाद हुआ। उस समय हम जानते हैं जब भारत हमारा आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश को बहुत ही, या कहा जाए आर्थिक रूप से या किसी भी दृष्टि से देखते हैं कमजोर हो चुका था। तो उसमें संघीय सरकार को लागू किया गया और बहुत सोच समझकर। पहले केंद्र को जोड़ा गया, फिर राज्य को। संघीय शासन व्यवस्था में पहले केंद्र राज्य को जोड़ा गया, फिर धीरे धीरे ये परिवर्तन हुआ और फिर उसमें स्थानीय सरकार को जोड़ा गया। हम देखते हैं स्थानीय सरकार अगर देखा जाए तो केंद्र स्तर पे जो सरकार काम कर रही है वो देश के लिए कर रही है, राज्य स्तर पे जो सरकार काम कर रही है वो किसके लिए, राज्य के लिए कर रही है। लेकिन वहीं पर जो स्थानीय सरकार है वो भी 2 प्रकार से बढ़ गया, नगर और नगर पालिका एक हो गया, उसके बाद हमारा जो हो गया ग्राम पंचायत। एक पंचायत सरकार हो गई, एक पालिका नगर पालिका सरकार हो गई। उसमें हम देखते हैं डिवाइड हो गया, तो ये स्थानीय सरकार है। और इन्हीं को मिलाकर आज हमारा भारत में संघीय शासन व्यवस्था लागू किया गया। उसी के आधार पर आज हमारे भारत का संघीय शासन व्यवस्था चल रहा है। हम देखते हैं भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य की शक्तियों को कैसे बांटा गया है। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य शक्तियों को का बंटवारा, राज्य शक्तियों का बंटवारा लिखते हैं। ठीक, बंटवारा तो कैसे किया गया, मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया गया। कितने? 3 प्रकार से। पहला कौन सा है, संघ सूची। दूसरा कौन सा है, राज्य सूची। तीसरा समवर्ती सूची। पहला हमारा कौन सा है, संघ सूची। पहला हमारा है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है कौन सा, समवर्ती सूची। अब हम देखते हैं होता क्या है। तो पहला हो गया हमारा संघ सूची और दूसरा हो गया राज्य सूची और तीसरा हो गया समवर्ती सूची। ठीक, तो जो हमारा संघ सूची है उसको देखते हैं। संघ सूची में कौन कौन से आते हैं, ध्यान से देखिएगा। संघ सूची में कौन कौन से आते हैं देश, अभी देखते हैं क्या क्या इसमें विशेषताएं आती हैं। तो पहले हम देखते हैं संघ सूची। तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व आते हैं। ठीक, कौन कौन से आते हैं, प्रतिरक्षा। ध्यान से देखिएगा, हम लिख रहे हैं। अब हम देखते हैं इसमें भारतीय संविधान की केंद्र सरकार शक्तियां का बंटवारा 3 रूप से किया गया है। तीनों को हम देखते हैं। पहला देखते हैं संघ सूची। पहला क्या देखते हैं, संघ सूची। अब संघ सूची देखते हैं। संघ सूची। ठीक, तो संघ सूची होता क्या है इसको देखते हैं। तो पहला इसमें जो हमारा कि संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं।
ठीक, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा है पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीतियों की जरूरत है। पूरे देश के लिए या कहा जाए पूरे देश में इन मामलों के लिए एक ही नीति की जरूरत है। किसकी? एक ही नीति की। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही नीति की जरूरत है। ठीक, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम जब देखते हैं आगे जो हमारा है उसमें है इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है, क्योंकि जानते हैं ऐसे विषय हैं संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं क्योंकि इसको राष्ट्र को सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश की रक्षा के लिए, विदेशी मामलों के लिए, विदेश में कोई मामला हो उसके लिए, बैंकिंग से कोई जुड़ा सुविधा क्योंकि पूरे देश में है, संचार से जुड़ी कोई सुविधा पूरे देश में है, उसके बाद मुद्रा जैसी पूरे देश में होता है, तो इसके लिए महत्व के विषय है क्योंकि राष्ट्रीय से जोड़ा गया है इसको। ठीक, इसलिए इसको संघ सूची में रखा गया है। और ये पूरे देश के लिए इन मामलों को एक ही नीति की जरूरत होती है। अगर कई लोग इसको मिलकर निर्णय करेंगे तो यहाँ चल नहीं पाएगा कि संचार इस देश में ऐसा होना चाहिए, बैंकिंग ऐसी होनी चाहिए, तो वहाँ नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसको एक ही सूची में रखा गया। ठीक, और इन संघ सूची में ध्यान से देखिएगा, संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार। संघ सूची में वर्णित विषयों में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास है। किसके पास है? अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास है। किसके पास? केवल केंद्र सरकार के पास। अब हम देखते हैं संघ सूची में कितने आते हैं। तो संघ सूची हम देखें, संघ सूची में पहले इसमें थे 97 विषय। कितने? 97 विषय। लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। कितने? संघ सूची में पहले आते थे 97 विषय, पहले 97 विषय, परंतु वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने? 100 विषय हैं। ये हो गया। अब हम देखते हैं जो हमारा है संघ सूची के बाद कौन सी? समवर्ती सूची। दूसरा हमारा कौन सा है? समवर्ती सूची। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम देखेंगे राज्य सूची। समवर्ती सूची हमारा स्थानीय के लिए होती है, तो संघ के बाद राज्य देखते हैं, ये देश के लिए। उसके बाद राज्य का देखते हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची देखने से पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो लीजिए, फिर हम हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं राज्य सूची क्या होती है। ये ध्यान रखिएगा कि संघ सूची में 97 विषय होते हैं, पहले थे, लेकिन अब है 100 विषय। कितने? अब 100 विषय हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट विषयों का महत्व बताया गया आप लोग को। अब हम देखते हैं हमारा राज्य सूची। कौन था? राज्य सूची। तो राज्य सूची को हम देखते हैं, राज्य सूची। ठीक, राज्य सूची। अब राज्य सूची हम देखते हैं। तो अगर राज्य सूची में देखा जाए तो पहला पॉइंट जो हमारा इसमें है राज्य सूची में, तो राज्य सूची में हम देखते हैं इसमें पुलिस, व्यापार। ठीक, कौन कौन से? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। कौन सी? सिंचाई जैसे महत्व। ठीक, अगला हम देखते हैं इसमें सिंचाई जैसे महत्व। ठीक, आगे है राज्य सूची में वर्णित विषयों पर अधिकार या कानून बनाने का अधिकार। कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार के पास। किसके पास? राज्य सरकार के पास। और इसमें जो वर्तमान में विषय हैं 63, पहले थे 66 विषय थे, अब वर्तमान में 61 विषय हैं। ठीक, ये देखिए। तो राज्य सूची अगर हम देखते हैं तो राज्य सूची में देखिए कौन कौन से आते हैं? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्व। कुछ महत्व दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर देखा जाए तो हर राज्य के लिए पुलिस प्रशासन सेवा सेम नहीं हो सकती है।
ठीक, कहीं पर ज्यादा प्रजा है या हमें देखने को मिला जनसंख्या ज्यादा है तो उसके लिए प्रशासन भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक, उसी प्रकार व्यापार में सभी जगह का व्यापार ज्यादा नहीं होता, जैसे गांव क्षेत्र में देख लें और जो राज्य ज्यादा विकसित है उनको देख लें। ठीक, उसी प्रकार हम देखते हैं वाणिज्य में देखते हैं व्यापार वाले में हो गया, कृषि देखते खेती के रूप में हो गया, सब जगह खेती बराबर नहीं होती है। उसके बाद सिंचाई के मामले में सब जगह जल की जरूरत बराबर नहीं होती है। ठीक, तो इसलिए इन सबके मामलों पर राज्य सरकार का अधिकार होता है कि अपना कानून बना सकती है। देखो, कानून बनाने का अधिकार किसके पास केवल होता है? राज्य सरकार के पास। पहले इसमें थे 66 विषय, कितने? 66 विषय, परंतु वर्तमान में कितने हो गए हैं? 61 विषय। ठीक, अगला जो हमारा है समवर्ती सूची। कौन सा? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक, तो अगर समवर्ती सूची में देखा जाए तो समवर्ती सूची में कौन कौन आते हैं इसको देखते हैं। पहला समवर्ती सूची में हम जब देखते हैं तो समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय, उत्तराधिकार जैसे विषय। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों का होता है। कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार राज्य व केंद्र दोनों के पास होता है, दोनों के पास। ठीक, और इसमें जो विषय है वर्तमान में 47 थे पहले, अब पहले 47 विषय, पहले 47 विषय, वर्तमान में 52 विषय है। देखिए तुलना करते हैं हम। अभी आप लोग को जो बताया गया था तो संघ सूची में 97 विषय थे पहले, अब 100 विषय हैं। लेकिन इसमें हम देखते हैं वर्तमान में समवर्ती सूची में जो है शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय आते हैं। और इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होता है। किसके पास? राज्य सरकार के पास भी और केंद्र सरकार के पास भी होता है इस पर कानून बनाने का अधिकार। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कानून बनाते समय तो अगर राज्य सरकार कानून बना रहा है तो ठीक है, लागू कर दिया गया, केंद्र बना रहा है तो लागू कर दिया। लेकिन जब दोनों साथ में कानून बनाएंगे तो किसका लागू होगा? एक टकराव के बाद राज्य का ही कानून लागू किया जाएगा। ठीक, और इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? 52। पहले कितने थे? 47। ठीक, तो हमारा हो गया कौन सा? संघीय शासन व्यवस्था के प्रकार कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हमारा देखते हैं, अब हम देखते हैं अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं। एक हमारा जो टॉपिक है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया था इसके बारे में, अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियां होती क्या है? वे विषय जो ऊपर की 3 सूचियों में नहीं है, जो हमारे ऊपर सूचियां लिखी गई थी यहाँ पर, कौन से? राज्य सूची के, संघ सूची और समवर्ती सूची, इनके अंतर्गत नहीं आती हैं और जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब ध्यान से सुनिएगा, अगर परिभाषा पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं पूछा गया था, इसलिए इसके बारे में चर्चा कर लिए हैं। तो हम देखें, उसमें पूछा गया था कई बार क्वेश्चन, तो इसलिए उसको जिक्र किया गया। ध्यान से सुनिएगा, अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां या ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है और वो इन तीनों लिस्ट में नहीं है। ठीक, वो क्या कहलाती हैं? अवशिष्ट शक्तियां। तो अब हम देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है। जो संघीय शासन व्यवस्था होती है वो चलती कैसे? तो संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है उसको देखने के लिए हम देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था चलती कैसे है उसको देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था चलती कैसे है। देखो ये क्वेश्चन भी बन रहा है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है कि संघीय शासन व्यवस्था चलती कैसे है, वर्णन कीजिए। ठीक, तो संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है उसको हम देखते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था में हम देखते हैं भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा। भाषा के आधार पर गठन, भाषा के आधार पर गठन कठिन है, कठिन है। ठीक, पहला ये हो गया। उसके बाद जो हम देखते हैं
नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। नए राज्यों को बनाने के लिए कई राज्यों की सीमाओं को बदला गया। राज्यों की सीमा को बदला गया। ठीक, अगला हम देखते हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इसमें देश टूट ना जाए। जैसे हम देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है, भाषा के आधार पर गठन जो है कठिन है, भाषाई आधार पर है। किस पे? भाषाई पे देखते हैं, भाषाई राज्य, इसके आधार पर देखा जा रहा है भाषाई राज्य के। तो इस पर हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन हम करेंगे तो आसान है नहीं ना। तो उसी प्रकार नए राज्यों को बनाने के लिए कई राज्यों की सीमाओं में बदलाव किया गया। उसके बाद जो हमें देखने को मिला, जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो नेताओं को डर हो गया। क्या डर हो गया? कि हमारा राज्य जो है वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्य टूट जाएगा। तो इसको बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों का पुनर्गठन को टाला। जब ऐसी मांग उठी कि हम देखते हैं कि राज्यों का बंटवारा किया जाए भाषा के आधार पर, तो इसमें हमें देखने को मिला कि जो केंद्र सरकार थी वो राज्यों के पुनर्गठन का मामले को टाल देती है कि अभी हम पुनर्गठन नहीं करेंगे। नहीं, अगर पुनर्गठन करेंगे तो भाषा के आधार पर राज्य को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए इसका, परंतु हमारा अनुभव यह बताता है कि देश ज्यादातर मजबूत और एकीकृत हुआ। अब हम देख रहे हैं जब इसको टाला गया तो सरकार ने बहुत सोच समझ कर कार्य किया वहां पर कि भाषा के आधार पर ना डिवाइड हो। इसी के कारण हमें देखने को मिला है कि क्या हुआ, वहां पर राज्यों को बाद में डिवाइड किया गया, 14 प्रांतों में डिवाइड किया गया था। जब उसके बाद हम देखते हैं भारत आजाद हुआ था पहले, उसके बाद में राज्यों को 14 प्रांत में धीरे धीरे वो बढ़ा है। ठीक, तो उसके बाद प्रशासन भी पहले ही अपेक्षाकृत सुविधाजनक हुआ। पहले जो प्रशासन था उतना मजबूत नहीं था, लेकिन आज मजबूत है। प्रशासन को भी मजबूत किया गया। फिर हम देखते हैं कुछ राज्यों का जो गठन है भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल व निर्जीयता, ठीक, निर्जीयता के आधार पर किया गया। अब जैसे देखते हैं संस्कृति और भूगोल के आधार पर, मतलब यहाँ पर कोई भौगोलिक स्थिति है कि उसको पाया जाए वहां पर और कहीं नहीं पाया जा रहा है, इसलिए उसका आधार कहीं ना कहीं किया गया। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा एक और है जो भारत की भाषा नीति क्या है। इसी में जो है हमारा भारत की भाषा की नीति, भारत की भाषा की नीति क्या है? नीति। ठीक, तो भारत की भाषा की जो नीति है उसको हम देखते हैं। तो भारत की भाषा की नीति जो है भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर से हुई। भारत की नीति को लेकर हुई। तो भाषा नीति को मतलब भाषा के आधार पर देश को बांटा जाए, इसमें बहुत बवाल चला था, ध्यान रखिएगा। तो भारत की किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। हम देखते हैं अगर संविधान से मान्यता प्राप्त हमारे यहाँ कितनी भाषाएं हैं? 22। तो जब भाषा को लेकर चर्चा हुआ तो सब लोग कह रहे थे हमारे भाषा को राष्ट्रीय भाषा दर्जा दिया जाए, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। लेकिन इसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत दिमाग लगाया गया और केवल हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, बाकी सबको अनुसूचित जातियों के साथ संविधान में जोड़ा गया कि संविधान से मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, ठीक, जिसमें से हमारा हिंदी भी शामिल है और ये हिंदी हमारा क्या बना? राष्ट्रभाषा। ठीक, अंग्रेजों को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। अंग्रेजी को राजकीय भाषा मतलब राजकीय स्तर पर भाषा के रूप में मान्यता दी गई, विशेषकर गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को देखते हुए। किसको? विशेषकर गैर हिंदी भाषी, जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, उनको देखते हुए राज्य स्तर पर अंग्रेजी को मान्यता दी गई। किसको? अंग्रेजी को। लेकिन देश स्तर पर हिंदी को मान्यता दी गई। ठीक, आगे जो हमें देखने को मिला कि हिंदी को राजभाषा माना गया, पर सिर्फ हिंदी 40% भारतीय की मातृभाषा। कितने की? 40%, मतलब 40% लोगों की केवल हिंदी क्या है? मातृभाषा है। और इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। अब जैसे देखो, सब लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। आप लोग चले जाओगे, भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हिंदी कोई जानता ही नहीं बोलना, हिंदी बोल ही नहीं पाते हैं अच्छे से। तो जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं कितने परसेंट है इसमें? 40%। 40% लोग हिंदी बोलने लगे। 40% जनसंख्या जो थी क्या बोलने लगी? हिंदी। अब जब वो हिंदी बोलने लगी तो बाकी लोगों का व्यवस्था किया गया भाषा के आधार पर उनके देश में। इसलिए अंग्रेजी को राजकीय भाषा घोषित किया गया। कौन सा? याद रखना, अंग्रेजी क्या है? राजकीय भाषा। अंग्रेजी जो है राजकीय भाषा। राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा। ध्यान से सुनिए, अंग्रेजी क्या है? राजकीय भाषा। ठीक, उसके आधार पर डिवाइड किया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार को इसके विकल्प के रूप में चुने। अब जैसे देखते हैं भाषा के आधार पर पेपर भी अब कराया जाने लगा कि ये प्रॉब्लम ना उठे, इसलिए भाषा के आधार पर पेपर को डिवाइड किया गया कि आप भाषा का चुनाव कर सकते हैं। का चुनाव आप लोग देखते होंगे जब कोई एग्जाम देते होंगे तो इसमें लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। ठीक,
तो उसी तरह भाषा का बदलाव किया गया और भारतीय संघीय शासन व्यवस्था इसलिए देखने को मिला, इसी प्रकार से चलाया जा रहा है। अगर इसका आप लोग को नोट्स चाहिए, इस इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बताया जा रहा है, इसका चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इसका नोट्स चाहिए, तो नीचे जो वीडियो व्हाट्सएप नंबर मिलेगा उस पर आप लोग क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप कर दिए गए नंबर को, लास्ट में दे दिया जाएगा नंबर। ठीक, तो अब हम देखते हैं जो हमारा केंद्र और राज्य के संबंध में क्या हुआ। अभी हम देखते हैं भारत की भाषा नीति थी, लेकिन इसी में हम देखते हैं और हमारा टॉपिक मिल रहा है, देखो केंद्र राज्य के संबंध में, केंद्र राज्य के संबंध में क्या घटना घटी अभी देखते हैं। तो यहाँ जो भाषा की मांग हुई थी डिवाइड के समय, तो केंद्र राज्य के संबंध में इसका क्या निर्णय हुआ। अब हम देखते हैं केंद्र राज्य के समय में इसका निर्णय क्या निकलता है। तो सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है। जैसे देखते हैं हमें देखने को मिला कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसके बाद भी बहुत तेजी से लोग मांग करने लगे, क्योंकि जो भारत में एक कमी हमें देखने को मिला था, एकता का अभाव, एकता का अभाव, ये जो कमी है, अगर ये कमी ना होती तो भारत को हमारे कोई छू ना पाता। तो यही कमी हमें देखने को मिला, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक, तो इसी के चलते ये हमारा जो संघीय शासन व्यवस्था इसको समाप्त किया जाता है। तो एक टॉपिक हम अभी चर्चा आ जाए, जैसे अभी हमारा जो वर्तमान में सरकार है गठबंधन सरकार क्या होती है, गठबंधन सरकार क्या होती है। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए गठबंधन सरकार क्या होती है तो क्या बताएंगे। एक ऐसी सरकार, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी सरकार जो कई पार्टियों से मिलकर अपना गवर्नमेंट को बनाए या सरकार बनाए, एक ऐसी नीति जिसमें हमें देखने को मिलता है कई पार्टी मिलकर सरकार को बनाती है, वही क्या कहलाती है, गठबंधन सरकार। ठीक, तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये हम समाप्त करते हैं। ठीक, आज का हमारा जो लेक्चर इसी समाप्त किया जाएगा। अगर आप लोग को इसका इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, वो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया जा रहा है। ठीक, उस पर मैसेज करिएगा। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब पढ़ना हुआ आसान और सब लोग पढ़िए अच्छे से, जो ना समझ में आए उसको कमेंट में बताइए। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।